हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी यूट्यूब चैनल जैसे लॉन्च होने वाली है, आज 14 नवंबर है। सबसे पहले आप लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम लोग जो है अपनी स्टडी शुरू करने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी से अपना जो है शुरुआत करेंगे। 6 से लेकर 12 तक अपनी पूरी एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। आज से पहले सबसे पहले हम 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पूरा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा है जैसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें होता क्या है कि पूरी एनसीईआरटी वो लोग ख़त्म नहीं करा पाते हैं। किसी यूट्यूब चैनल में कोई 8 तक पढ़ा रहा है, कोई 9 तक पढ़ा रहा, कोई 10 तक, तो ऐसी समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पूरा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी अपनी ख़त्म कराएं। तो एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म शुरू करेंगे। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। हम लोगों का जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हम लोग जब एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो उसको पढ़ने का तरीका जो है हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। अगर जैसे कोई टॉपिक अलग से आता है जो हमें पढ़ाने की, अलग से पढ़ाने की अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम उसको अलग से एक वीडियो इंक्लूड करके उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। और जो भी ज्योग्राफी में मैपिंग का वर्क है वो हम क्या करेंगे, या तो हम जो है पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद पूरा मैपिंग वर्क एक साथ कर लेंगे 12th के बाद, या फिर ऐसे सोचा है जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद जो पूरा मैपिंग का वर्क होगा वो एक साथ कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी 6 क्लास की एनसीईआरटी से। 6 क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, तो ये 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे जानने वाले हैं ये पृथ्वी, सौरमंडल क्या है और पृथ्वी का सौरमंडल से क्या संबंध है, कैसे है, आकाश गंगाएँ क्या होती हैं, ब्रह्मांड क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से समझने वाले हैं। मैं दावा करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सौरमंडल में पृथ्वी, आपको कोई दूसरी किसी टीचर से या किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरी क्लास आप लोग अटेंड करें, समझें आप मेरी क्लास को, और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज़ करें, पढ़ें और समझें उस चीज़ को। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगाएँ क्या है, हम ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम बोलेंगे यूनिवर्स। हम लोग जैसे बाईलिंगुअल इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अभी बेसिकली ये हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे ये हिंदी मीडियम वालों की एनसीईआरटी ख़त्म होगी, वैसे ही हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों की भी लॉन्च करेंगे एनसीईआरटी पूरी 6 से लेकर 12 तक। और जैसे आकाश गंगाएँ पढ़ेंगे हम इसमें, इसके बाद पढ़ेंगे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल, उल्कापिंड, और इसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सौरमंडल के बहुत सारे ग्रह हैं,
सूरज है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, और ऐसे जितने भी ग्रह हैं, मंगल है, शुक्र है, और बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं लगभग हमारे सौरमंडल में। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो हमारी पृथ्वी है, सौरमंडल की सबसे बड़ी अगर यूनिट है तो वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो है एक सबसे बड़ी यूनिट है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारी आकाश गंगाएँ आती हैं, लाखों आकाश गंगाएँ आती हैं। यानी जो कुछ भी हम चारों तरफ है, इन्वायरमेंट है, हम देख रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, कोई ग्रह है, अंतरिक्ष है, ये सब कुछ जो है ब्रह्मांड ही है। यानी हम हर उस चीज़ को ब्रह्मांड कह सकते हैं जैसे जिसमें हम रह रहे हैं या जिससे जीवन का संबंध है, हर चीज़ को हम ब्रह्मांड कहेंगे। चाहे वो फिर कोई ग्रह हो या फिर हमारे आसपास का वातावरण हो, इन सब चीज़ों को हम जो है पूरे ब्रह्मांड में शामिल करेंगे। तो ब्रह्मांड के बाद जैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को ब्रह्मांड क्या है। आकाश गंगाएँ की बात करते हैं हम। इसके बाद आकाश गंगाएँ क्या होती हैं? इसमें बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, धूल के गुब्बार होते हैं, बहुत सारे गैसों के बादल होते हैं। इनका क्या है? गैसों के बादल, धूल के कण, बहुत सारे धूल का गुब्बार जैसा एक समूह होता है, और बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, उसमें स्टार्स होते हैं। इन पूरा जो समूह जो बनता है उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज। तो हम आकाशगंगा किसको कहेंगे? जैसे गैसों का बहुत बड़ा जो है, बड़े आकार का एक गुब्बार है, धूल का गुब्बार है, और क्या है उसमें बहुत सारे सौरमंडल हैं, बहुत सारे सितारे हैं, तारे जिसको बोलते हैं स्टार, जिनके पास खुद का प्रकाश हो, ऐसे। तो इनके समूह को हम आकाशगंगाएँ बोलेंगे। तो सौरमंडल की बात करते हैं हम। आकाशगंगा हमने समझा, ब्रह्मांड समझा, सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जो है हम सब जानते हैं कि सौरमंडल सूर्य का परिवार सौरमंडल कहते हैं। इसमें एक केंद्र में स्थित होता है सूर्य, जो एक तारा है, और इसके आसपास जो है वो 8 ग्रह हैं। बहुत जैसे उसमें उनमें से एक हमारा पृथ्वी है, मंगल है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं लगभग, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो वो सारे परिवार को, उसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी हैं और उल्का पिंड भी हैं, उपग्रह भी हैं। तो उन सबको मिला के हम क्या है, एक परिवार बनता है जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों का समूह है, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य यानी सूर्य के परिवार को ही हम सूर्यमंडल कहेंगे। उसके बाद समझते हैं क्या है उल्का पिंड को। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड समझने से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखिए, ग्रह हो चाहे इन्वायरमेंट हो, कोई आप अगर आसमान में देखेंगे तो आपको रात के समय देखेंगे बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, चंद्रमा दिखेगी। तो ये सब क्या है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हों, चाहे वो उल्का पिंड हो, ये सारे जो हैं वो खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंडों को हम लोग इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड, यानी हर वो चीज़ खगोलीय पिंड है जो हमें रात के समय दिखती है आसमान की ओर, चाहे वो तारे हों, सितारे हों, या फिर कोई उपग्रह हो, ग्रह हों, ये सारे जो हैं वो क्या है, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड को हमने समझा। उसके बाद हम आते हैं क्षुद्र ग्रह के लिए।
एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये क्षुद्र ग्रह जो हैं वो ग्रहों के टूटे हुए कुछ भाग होते हैं। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि सूरज जो है एक स्टार था, बहुत बड़ा गर्म था, उसमें कुछ समय विस्फोट हुआ, उसके बाद 8 ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो वैसे ही ग्रह क्या है, बहुत सारे गर्म ग्रह हैं। जैसे शुक्र है, अभी सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। एक चीज़, बुध जो है सूरज के सबसे करीब है, किंतु शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसका कारण है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है शुक्र एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाता है हाइड्रोजन। तो लगातार उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वो और गर्म दिन ब दिन होता जा रहा है। तो ग्रहों के कुछ टूटे हुए भाग, छोटे छोटे, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के ही टूटे हुए भाग, ये क्या होता है, ये ग्रहों के जैसे हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह हम बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट जो हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, जिनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो इनके बीच एक क्या है, जैसे ये ग्रह हैं, जैसे ये है, ये सूरज है, ये हमारा बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये जो है ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद हम कहते हैं मंगल ग्रह, मार्स जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद बृहस्पति आता है, जुपिटर जिसको हम बोलते हैं। शनि है, सैटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जैसे सौरमंडल है, देखेंगे इसमें 8 ग्रह हैं। तो वह क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र एक हमारे जो जोवियन प्लैनेट होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हैं, इनके बीच ये कहा है, इस भाग को हम
टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। ये जो बृहस्पति से लेकर नेपच्यून जो अपना ग्रह है वहाँ तक का जो ये 4 ग्रह हैं, जो ये 4 परिपथ हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, इन चारों को, और इन्हीं को हम बोलते हैं बाहरी ग्रह। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये बुध ग्रह है, हमारा शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये 4 ग्रह हैं, इनको हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह। तो जैसे आंतरिक ग्रह को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं और बाहरी ग्रह को जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा गलत लिख गया था, जोवियन प्लेनेट की जगह मैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट लिख गया। तो ये हमारा पूरा सौरमंडल है, जैसे मैंने बताया। अब ये हमारे जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, जिसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और हमारा मंगल है। ये 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। उसके बाद ये बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण ग्रह है, और उसके बाद नेपच्यून है। इनको हम क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह या फिर जोवियन प्लेनेट। जोवियन, अब ये जो बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह है, इसके बीच एक छोटी सी पट्टी गई हुई होती है। ये जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ हमारा बृहस्पति ग्रह था, ये मंगल है, इन दोनों ग्रहों के जो ये बीच में पट्टी है, इस पट्टी को हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी। ये दोनों बृहस्पति और यानी जुपिटर और मार्स से बीच में निकली हुई है ये पट्टी जो है, वो उसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो इसी पट्टी में क्या है, सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनके पास कोई अपना ना तो वेग होता है, ना प्रकाश है, ना कोई ऊष्मा है। ऐसे पत्थर के तरह जो है वो घूमते रहते हैं, जैसे बाकी ग्रह भी अपना चक्कर काट रहे हैं अपना पूरे सूरज का। तो हमने ब्रह्मांड समझा क्या है, आकाश गंगाएं समझी, सौर मंडल समझा, और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या है, जोवियन प्लेनेट क्या है, ये भी समझा। अब इसके बाद हम करते हैं जैसे सूरज के बारे में, हमारा जो केंद्र है सौरमंडल का, उसके बारे में हम बात करते हैं। सन क्या है? सन क्या है? सन जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है, जो इसी के जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा और बाकी ग्रह हैं जो अपनी अपनी परिपथ में घूम रहे हैं लगातार, वो किसके कारण है? सूर्य के द्वारा दिए गए जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का, उसी के कारण जो है सारे ग्रह अपने अपने परिपथ में अपने समय अनुसार घूमते हैं और अपनी गति के अनुसार घूमते हैं।
इसके साथ साथ सूरज जो है वो हमारे ग्रहों में, सभी ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या मंगल हो या फिर और भी सारे ग्रह हैं, उनमें क्या है, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। सूरज ही केवल एक लौता स्रोत है ऊर्जा का। तो क्या है, सूरज ही एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा का सारे ग्रहों में। हम चाहे डायरेक्टली लें या इनडायरेक्टली लेते हैं, हम हमेशा अपने भोजन में हमें भी सूरज की प्रकाश से ही एनर्जी मिलती है, उसी से हम जो है अपना भोजन बनाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली लें या फिर इनडायरेक्टली लें। जैसे डायरेक्ट रूप में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट रूप में हम धूप से विटामिन डी का जो है अपने बॉडी में लेते हैं। उसके साथ साथ चाहे अपन रोटी खाएं या फिर सब्जी है, बहुत सारी सब्जियां वगैरह हैं, बहुत सारी फसल हैं उगाई जाती हैं। तो पौधे क्या है, प्रकाश के संश्लेषण, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण से अपना जो है वो खाना बनाते हैं। तो हम जो खाते हैं, जो भी हम बॉडी जो चल रही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सूरज की एनर्जी से ही चल रही है। तो क्या है, सूरज एक मुख्य स्रोत है हमारे सौरमंडल का एनर्जी का। ये एक तारा है, तो ये तारा है। इसके बाद उसकी खुद की ऊष्मा है, खुद की एनर्जी है, ये खुद की एनर्जी से चलता है। सूर्य के सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो हमारे जो ग्रह हैं, हमारा जो ग्रह है अर्थ है, मार्स है, चाहे और कोई भी ग्रह हो, वो क्या है, सारे अपने परिपथ के अनुसार सूरज का जो है वो चक्कर लगाते हैं। हमने जैसे सूर्य को समझा, सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का एक मुख्य स्रोत है। हमें उसी के द्वारा जो है एनर्जी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसी के द्वारा हम जो है अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सूरज के बाद हम बात करते हैं तारों की। तारे क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि सूरज जो है वो तारा है हमारे ग्रह का, जो हमें प्रकाश देता है, भोजन देता है, एनर्जी देता है। तो तारे क्या होते हैं? ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो जिनके पास खुद का प्रकाश हो, खुद का एनर्जी हो, और इनके बहुत प्रकाश होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, वो खुद की एनर्जी हो, और क्या है, उनके ग्रह चक्कर लगाएं, तो ऐसे जो है वो तारे कहलाते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड। तो सूरज तारा क्या है? तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो जिसके पास खुद की एनर्जी होती है और खुद का प्रकाश हो, उसी को हम तारा बोलेंगे। तो हमारा सन क्या है? तारा है जिसके पास खुद की एनर्जी है, खुद की ऊष्मा है। चंद्रमा हो, चाहे कोई ग्रह हो, पृथ्वी हो, मंगल हो या फिर शुक्र हो या फिर कोई भी ग्रह हो, वो सन से ही जो है प्रकाश लेता है, उसी से एनर्जी लेता है और उसी के जरिए जो है अपना काम करता है। वहाँ पे जीवन पाया जाता है जो सन की प्रकाश की एनर्जी की वजह से। तो तारों को समझा हमने क्या है, तारे क्या हैं? तारे एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है और खुद का प्रकाश हो, और उन्हीं को हम क्या है, तारे कहेंगे। तारे के बाद हम बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं? ग्रह
ग्रह की हम बात करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जो हैं, जो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का कोई प्रकाश ना हो, खुद की कोई ऊष्मा ना हो, उसके साथ साथ ये सूरज जो है, अपना सन है, इसके चक्कर लगाए चारों ओर, यानी चारों ओर जो है परिभ्रमण करे। जैसे ये हमारा सन है, अर्थ है ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसको हम ग्रह बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूरज की ओर की ओर परिक्रमण नहीं करता है, ग्रह होने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मेरे हिसाब से 3 रूल जो है फॉलो करने चाहिए कोई भी खगोलीय पिंड हो, तभी हम उसको ग्रह कहेंगे। तो क्या है, हम समझते हैं किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहेंगे, किन को हम नहीं कहेंगे। उन चीज़ों को हम समझते हैं। तो ग्रह होने की क्या है, पहली शर्त जो है वो है खगोलीय पिंड परिभ्रामक होना चाहिए। परिभ्रामक होना चाहिए। परिभ्रामक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ग्रह है जो किसी एक एनर्जी को या किसी केंद्र को अपना केंद्र मानकर उसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाए। यानी कि जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारा पृथ्वी किसको केंद्र माना है यहाँ? सूरज को। सूरज से एनर्जी लेती है हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है, 4 जगह से सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो क्या है, सन के चारों ओर चक्कर लगाए, यानी ये हमारा ग्रह जो है पृथ्वी है वो परिभ्रामक है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यही है कि खगोलीय पिंड, कोई भी खगोलीय पिंड हम उसको ग्रह तब कहेंगे जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए, यानी परिभ्रामक हो। दूसरी क्या है? दूसरा जो है खगोलीय पिंड अपने पथ पर विचलित ना हो। कोई भी खगोलीय पिंड, हम उसको दूसरी शर्त क्या है ग्रह कहने की, कि वो जो है वो जिस परिपथ में चक्कर लगा रहा है वो अपने परिपथ से जो है अलग ना जाए कभी। यानी हमारा ये जैसे सूरज है, ये सूर्य है, इसके ये परिपथ हैं, ये ग्रह हैं, इनके सबके अलग अलग परिपथ हैं। ये हमारा पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी लगातार जो है अपना सूरज के
चक्कर लगा रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। तो क्या है, ये ग्रह की श्रेणी में हमारा जो पृथ्वी है वो पहली शर्त पार कर चुका है। दूसरी शर्त मैंने बताई है कि खगोलीय पिंड अपने पथ पर विचलित न हो। विचलित होने का मतलब क्या है यहाँ? विचलित होने का मतलब है कि अपने परिपथ से किसी दूसरे परिपथ में ना जाए, यानी अपने परिपथ को बिना छोड़े लगातार अपने परिपथ पे जो है वो चक्कर लगाती रहे। और इसके साथ साथ तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त को हम कहेंगे कि कोई भी खगोलीय पिंड के पथ में कोई अन्य ग्रह ना हो। यानी जो तीसरी शर्त है, जो ग्रह होने की तीसरी शर्त है, वो क्या है? खगोलीय पिंड के पथ में कोई अन्य ग्रह ना हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये जैसे हमारा पृथ्वी है, अगर जिस पथ में पृथ्वी हमारा घूम रहा है, अगर उसी पथ पे कोई और दूसरा ग्रह हो, कोई और दूसरा ग्रह आ जाए, मान लीजिए जैसे ये है, ये दो ग्रह हैं, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है और ये जो है कोई अन्य ग्रह है। तो क्या है, हमारा पृथ्वी जैसे इस तरफ से जा रहा है, हमारा पृथ्वी जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज अपने परिपथ पे घूम रहा है। तो अन्य ग्रह होने का मतलब क्या है? अगर कोई दूसरा ग्रह हो सकता है वो ऐसे चक्कर लगा रहा हो, ऐसे चक्कर लगा सकता है कोई ग्रह। तो जब ये दोनों ग्रह मिलेंगे, यहाँ से पृथ्वी जाएगा, यहाँ से कोई अन्य ग्रह आएगा, तो क्या होगा? दोनों ग्रह टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा? ये दोनों ग्रह टकराने के बाद विपरीत दिशा में घूमेंगे, अपनी अपनी विपरीत दिशा में जाएंगे, उसके बाद फिर टकराएंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, कोई भी अन्य ग्रह इसीलिए माना गया है कि अन्य ग्रह नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपने पथ पे जो है वो नियत तरीके से चल सके और अपने पथ से जो है विचलित ना हो और अपने पथ पे जो है लगातार जो है घूमता रहे। तो ये हमने 3 शर्तें जानी। किसी भी खगोलीय पिंड को हम ग्रह कब कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये हमने समझा। अभी ग्रह के बाद हम बात करेंगे उपग्रह की। सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट होती है। इसके बाद एक और होता है उपग्रह होता है, उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जिनको हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट क्या है? ये भी ग्रह की तरह होते हैं, बस ये ग्रह से आकार में थोड़ा छोटे होते हैं। इनके पास भी जिस प्रकार ग्रहों के पास कोई अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं होती, इनमें भी कोई स्वयं की ना एनर्जी होती है, ना कोई प्रकाश होता है। ये भी जो है सूरज के यानी तारों के माध्यम से ही जो है अपना प्रकाश लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वैसे किसी भी उपग्रह में अभी तक जीवन पाया नहीं गया। केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। चंद्रमा जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही बहुत सारे जो बाकी ग्रह हैं उनके भी अपने अपने उपग्रह होते हैं। किसी के एक है, किसी के 2 हैं, किसी के बहुत सारे ग्रह हैं। तो हम धीरे धीरे जब ग्रहों के बारे में जानेंगे, उनके उपग्रहों के बारे में भी जानेंगे कौन सा है। हमारा जो है पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा सूरज के माध्यम से ही एनर्जी लेता है और उसी के माध्यम से हमें जो है रात में प्रकाश देता है।
चंद्रमा के पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जिस प्रकार ग्रहों में नहीं होता वैसे उपग्रहों में भी नहीं होता है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के आकार में, ग्रहों की जो सतह को पूरा ना करते हुए उनसे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जिनके पास कोई खुद के ऊष्मा ना हो, कोई एनर्जी ना हो, तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे? उपग्रह। उपग्रह के बाद हम करते हैं मानव निर्मित उपग्रह की बात। मानव निर्मित उपग्रह, इनको हम बोलेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है। तो हम समझ रहे हैं मानव निर्मित उपग्रहों को। उपग्रह हमने समझा, मानव निर्मित उपग्रह को समझते हैं हम। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं, वो उपग्रह हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हों, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा। बहुत सारे देश जो है अपने अपने सैटेलाइट बनाते हैं अंतरिक्ष में, जो है बहुत सारे लोगों के, तो बहुत सारे देशों ने अपने अपने सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं। जैसे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जितने भी लगभग डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर जो अभी विकास कर रहे हैं ऐसे देश हैं, जैसे भारत है हमारा देश जो अभी विकास चल रहा है उसका, पूरी तरह से हमारा देश जो है वो विकसित नहीं। तो ऐसे लगातार जो है वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा दे रहे हैं देश, और हर देश चाहता है कि महाशक्ति बनना। तो महाशक्ति बनने के लिए जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सारे देशों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए, ताकि हम किसी देश पे क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उनका क्या विकास है, इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम वैज्ञानिक जो है वो बनाते हैं सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं। जैसे भारत है हमारा देश, इसके हमारे ही बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में हैं। जैसे हमारा एक सैटेलाइट है कल्पना प्रथम। ये जैसे हम, आपको पता होगा कि हमारे जो वैज्ञानिक है कल्पना चावला हैं, साइंटिस्ट है, जिनके एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उनके नाम पे ये एक सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था भारत की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था कल्पना प्रथम। उसके बाद और भी हैं, जैसे भास्कर प्रथम है, भास्कर प्रथम है और भास्कर द्वितीय हैं। वैसे ही जीसैट है, जीसैट है और एमसैट है। तो ऐसी बहुत सारे जो है वो सैटेलाइट हैं जो भारत के द्वारा जो है अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जो भारत के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों की बात है, जैसे चंद्रयान 2 हमने भेजा था चंद्रमा में, ये देखने के लिए कि चंद्रमा के क्या है, एक हिस्सा हमें दिखाई देता है। जैसे जो हमें पार्ट दिखाई देता है चंद्रमा का, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, ये सब चीज़ें जो है एक पार्ट में हमें दिखाई देता है। तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसका तो हमें पता है कि क्या है, यहाँ जीवन जो है वो लगभग असंभव है। तो हमने जो चंद्रयान 2 भेजा था, सैटेलाइट है जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो क्या है, हमने ये देखने के लिए भेजा था ताकि हम चंद्रमा के उस पार देख सकें कि उस पार है क्या, आखिर उस पार जीवन संभव है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने जो है चंद्रयान 2 भेजा, जो लगभग सफल रहा, किंतु कुछ तकनीकी असफलताओं के कारण, तकनीकी खराबियाँ होने के कारण थोड़ा असफल रहा। तो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा, समझ में आया, समझा हम लोगों ने कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती हैं।
तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो मानव द्वारा निर्मित की गई हो और अपने जो है विश्व में नज़र रखने के लिए जो है अंतरिक्ष में ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो भेजे जाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह के बाद हम बात करेंगे गौण ग्रह की। गौण ग्रह क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा, जैसे गौण ग्रह है प्लूटो जिसे हम बोलते हैं। तो ये गौण ग्रह क्या होते हैं इनको हम समझेंगे। गौण ग्रह क्या हैं? ये भी एक जो है खगोलीय पिंड है, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, हमारा पृथ्वी है और बहुत सारे ग्रह हैं। ग्रह उपग्रह जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, मैंने अभी समझाया था क्या है। एक जोवियन प्लेनेट जो होते हैं वो बृहस्पति, शनि और अरुण जो और नेपच्यून जो है वो बाहरी ग्रह हैं, यानी जोवियन प्लैनेट्स हैं, और आंतरिक ग्रह हैं। इनके बीच एक पट्टी निकली होती है जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? ये वैसे ही खगोलीय पिंड होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं इनके पास ना तो कोई अपना प्रकाश होता है, ना कोई एनर्जी होती है, और ये क्या है, धीरे धीरे जो है वो अपने पथ से हट रहे हैं, यानी सूरज के चक्कर लगाते हैं। पहले इसको ग्रह में रखा गया था, जैसे ये सन है, हम पढ़ रहे थे गौण ग्रह। गौण ग्रह क्या है? गौण ग्रह भी ऐसे खगोलीय पिंड है जो छोटे छोटे पिंड है, जैसे हमने क्षुद्र ग्रह पढ़ा और उल्का पिंड है, अभी पढ़ने वाले हैं ग्रह हैं, उपग्रह हैं। इन्हीं के समान ये भी ग्रह हैं, लेकिन इनको पहले ये ग्रह कहे जाते थे। प्लूटो जैसे पहले एक ग्रह था, लेकिन अभी 13 सितंबर 2006 को इसको गौण ग्रह घोषित किया गया था। सितंबर 2006 को क्या है, प्लूटो को गौण ग्रह घोषित किया गया था। तो ये ग्रह तो होते हैं, लेकिन इनके पास कोई ना प्रकाश होता है जैसे बाकी ग्रह हैं, इनके पास कोई प्रकाश नहीं होता, ना एनर्जी होती है। लेकिन ये धीरे धीरे जो है अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। ये सूरज से बहुत दूर है, इनमें जीवन जो लगभग है असंभव है। तो ऐसे ग्रह जो हैं जो सूरज के चक्कर अपने पथ से हट रहे हैं, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे बहुत सारे ग्रह लगाते हैं, जैसे हमारा पृथ्वी है। तो जो ग्रह इसके परिपथ से अपने परिपथ से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रह जो है खगोलीय पिंड वो है गौण ग्रह कहलाते हैं। हम ऐसे ग्रहों को गौण ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। जैसे बहुत सारे गौण ग्रह हैं, जैसे एक सीरीज है, इसको भी गौण ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध है, ये चूँकि ये सबसे नया गौण ग्रह अभी घोषित किया गया, तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा महत्व लोग दे रहे हैं और जानते हैं सभी लोग। सीरीज है जैसे, और माके एक ग्रह है, ये भी जो है शुद्ध ग्रह है, शुद्ध ग्रह नहीं गौण ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए गौण ग्रह की। तो गौण ग्रह के बाद हमने समझा था कि शुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये हमने समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड को हम बोलते हैं मेटियोमाइट इंग्लिश में। उल्का पिंड जैसे हमने शुद्ध ग्रह पढ़े थे, वैसे ही उल्का पिंड भी हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? ये भी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रहों के टूटे हुए। जैसे जब ग्रह बने थे तो उस समय कुछ ऐसे टुकड़े भी हुए थे जो बहुत छोटे थे। तो उल्का पिंड है, जैसे उल्का पिंड जैसे शुद्ध ग्रह होते हैं, बाकी ग्रह हैं, वैसे ही छोटे छोटे ये भी
पत्थरों के टुकड़े होते हैं। जब जैसे ग्रह बने, विस्फोट हुआ था एक स्टार में, उससे 8 ग्रहों का निर्माण हुआ, तो वैसे ही उसी वक्त कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भी जो है, जिस प्रकार ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी अक्ष पर घूमते हैं, वैसे ही उल्का पिंड भी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पत्थर, ये क्या होता है, ऐसे पिंड होते हैं जब ये टूटते हैं तो अंतरिक्ष से जब ये नीचे की ओर जाते हैं तो इनका वेग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये अंतरिक्ष से नीचे की ओर जाते हैं ये पृथ्वी की ओर, तो क्या होता है, आपने कहानियाँ जैसे सुनी होंगी बहुत सारी कि तारे जब टूटते हैं तो विष मांगने से इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो कोई तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंडी होते हैं जो अंतरिक्ष से गिरते हैं टूट के, तो चमकते हुए ये दिखाई देते हैं। चमकते होने का कारण क्या है, इनमें जब ये गिरते हैं तो हवा में वेग इनका इतना ज़्यादा होता है, तो हवा के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। उस आग के कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। 90% जो उल्का पिंड होते हैं वो ऐसे उनके साथ होता है कि वो जो है लगभग पृथ्वी तक आते आते लगभग वो जलकर खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उल्का पिंड भी होते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जो क्या है, पृथ्वी तक आते आते वो जल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, तो अर्धजलीय अवस्था में ही वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से क्या है, पृथ्वी में बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, झीलें हैं बड़ी बड़ी, आपने सुनी होगी झील है, कोई झील हो गई या फिर कोई गड्ढा जैसे गर्त बन गया कोई भी। कई बार जैसे पृथ्वी में जब उल्का पिंड गिरते हैं तो क्या है, जब वो पूरी तरह जल नहीं पाते हैं, पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते हैं, तो जैसे ही पृथ्वी पर गिरते हैं तो बहुत सारे गर्त बन जाते हैं, जैसे झील हो गई, कोई गड्ढा हो गया, बहुत सारे गड्ढे हैं। तो हमने समझा जैसे उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड को हमने समझा तो उल्का पिंड पत्थरों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं, या ना तो वो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जब जैसे ही पृथ्वी की ओर अंतरिक्ष से टूट कर गिरते हैं तो इनमें क्या है, घर्षण के कारण आग से ये संपर्क करके, वायु से संपर्क करके क्या है, आग अपने आप में उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके कारण ये जलते हुए पृथ्वी दिखाई देती है। तो जिनको हम बोलते हैं कि जैसे तारा टूटता है, जैसे मैंने अभी बताया तारा टूटता है तो उसको विष मांगने से पूरी होती है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये उल्का पिंडी होते हैं। उल्का पिंड हमने समझा, अब हम समझते हैं ग्रहों के बारे में। बाकी ग्रहों के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। इनके ग्रह जो हैं उनकी चंद्रमाओं के बारे में, सैटेलाइट क्या हैं और किससे कितने समय में वो जो है वो सूरज की परिक्रमा करते हैं, अपने अक्ष पे कितने समय में घूमते हैं, और सूरज से इनकी दूरियां कितनी हैं, ये लगभग मैं सब कुछ बताने वाला हूँ सभी ग्रह के बारे में। तो हम जैसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुध ग्रह से। मरकरी हम इंग्लिश में इसको कहेंगे। बुध ग्रह जो है ये अपना सूरज की परिक्रमा जो पूरी करता है वो 88 दिन में पूरी करता है। यानी जो बुध ग्रह है वो सूरज के एक चक्कर जो है, जैसे ये सूरज है हमारा, ये बुध ग्रह है, ये बुध। तो ये जो पूरे सन की तरफ, सन का जो पूरा एक चक्कर जो लगाएगा वो 88 दिन में लगाएगा। लेकिन हर ग्रह जो है उसका एक अक्ष होता है, वो अपने अक्ष पे वो लगातार घूमता रहता है। जैसे सूरज की तरफ घूमता है वैसे ही वो अपने अक्ष पे भी घूमता है। जैसे इसके ये जो अक्ष है इसको हम ऐसे मानें, अक्ष है ये,
ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो ये अक्ष पे जब घूम रहा है तो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको एक चक्कर जो है अपने अक्ष में लगाने में वो लगते हैं 59 डेज। यानी सूरज का चक्कर जो लगाता है वो 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और खुद के अक्ष पे जब घूमता है तो ये 59 डेज में अपना पूरा एक चक्कर लगाता है। सूरज से इसकी दूरी जो है वो है सूरज से दूरी 576 लाख किलोमीटर। तो सूरज से इसकी दूरी क्या है? 576 लाख किलोमीटर। ये बुध ग्रह जो है वो सूरज के सबसे पास ग्रह माना जाता है। तो बुध ग्रह के बाद हम दूसरा ग्रह देखते हैं। बुध ग्रह के बाद आते हैं हम शुक्र ग्रह। वीनस जिसको हम बोलते हैं, वीनस। शुक्र क्या है? शुक्र जो है ये दूसरा सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। तो शुक्र जो है वो सूरज के सबसे पास जो है वो दूसरा ग्रह है। ये जो है अपना एक सूरज के चक्कर जो लगाता है वो 255 दिन में पूरा करता है सूरज का एक चक्कर। चक्कर जो है वो एक दिन में 355 दिनों में पूरा करता है। अब हम बात करते हैं ये अपने अक्ष पे कितना घूमता है। तो अक्ष पे जैसे हम घूम रहे हैं, जैसे मैंने बताया था अभी मरकरी को देख रहे थे, बुध ग्रह को, वैसे ही ये भी अपने अक्ष पे घूमता है। तो इसको अक्ष पे घूमने का समय जो है वो है 243 दिन, यानी लगभग सेम ही है। ये सबसे ग्रह जो है शुक्र ग्रह जो है वो सबसे स्लो अपनी अक्ष पे घूमता है। यानी देख लीजिए, मतलब ये पूरा 255 साल में पूरे सूरज के चक्कर लगा देते हैं। तो हम बता रहे थे। चलो ठीक है, तो पूरा बन जाने बाद में रोक देते हैं। तो ये शुक्र ग्रह जो है वो 243 दिन में अपनी एक अक्ष पे चक्कर लगाता है। इसके बाद शुक्र ग्रह जो है वो सूरज से कितनी दूर है? सूर्य से दूरी जो है वो शुक्र ग्रह की है 10 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। तो शुक्र ग्रह के बारे में हमने जाना, ये क्या है? शुक्र ग्रह जो है वो दूसरा सूर्य के सबसे पास ग्रह है और इसको सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी हम शुक्र को मानते हैं। और शुक्र जो है वो 255 दिनों में अपना जो है एक सूरज का चक्कर लगाता है और अक्ष पे जो है 243 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूरज से जो दूरी है वो 10 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। सूरज से समझते हैं हम दूसरे अपने पृथ्वी को। तो हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की।
जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। पृथ्वी क्या है? ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। बड़ा ग्रह है पृथ्वी, और इसके साथ साथ तीसरा सबसे पास पृथ्वी जो है वो हमारा तीसरा सबसे सूरज के पास ग्रह है। और अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूरज का एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाता है, यानी जो अपनी अक्ष का जो परिभ्रमण है वो कितने समय में करता है। सूर्य का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे। जो सूरज के चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 6 घंटे है। जो हम लीप ईयर मनाते हैं वो ये जो 6 घंटे का समय जो हर साल में, हर 34 साल में हम लीप ईयर मनाते हैं, तो ये 6 घंटा जो है वो लीप ईयर में जैसे हमें पता है कि 366 दिन होते हैं, तो ये जो एक दिन है एक्स्ट्रा, ये 6 घंटे का जो समय है वो पूरा 4 साल के बाद ऐड करके हम 366 दिन अपने जो है लीप ईयर का मनाते हैं। तो सूरज जो है, सूरज के चक्कर पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। अक्ष पर घूर्णन जो है वो हमारी पृथ्वी जो है वो एक दिन में पूरा कर लेती है। एक दिन यानी 24 घंटे, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इसको 6 घंटे हम हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर के रूप में मनाते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो एक दिन में यानी 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पृथ्वी जो है 5th सबसे लार्जेस्ट ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में। उसके बाद तीसरा सबसे ग्रह जो है पृथ्वी हमारा, जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है, वो तीसरा नंबर का है। क्या है मतलब रोक के बोला था? ठीक है, तो बता दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। पृथ्वी को नीला ग्रह भी हम कहते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो है वो 71% जो एरिया है वो लगभग पानी से घिरा हुआ है। तो उसके कारण जो है, जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ज़्यादा पानी गिरने के कारण जो पृथ्वी का आकार जो है वो नीला दिखाई देता है, जिसको हम इसीलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, इसके कारण पानी की अधिकता के कारण। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी हमारा जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन जो है वो संभव है।
जैसे वैज्ञानिकों को द्वारा अभी कोशिश की जा रही है, ढूंढा जा रहा है कि मंगल ग्रह पे हो सकता है शायद जीवन हो, किंतु अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन होगा या नहीं होगा। तो पृथ्वी अभी फिलहाल में एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। पृथ्वी के बाद हम बात करेंगे पृथ्वी के हम बात करने वाले हैं मंगल की। मार्स इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। मंगल ग्रह क्या है? ये चौथा सूरज के सबसे पास ग्रह माना जाता है। तो सूरज क्या है, मंगल क्या है? सूरज के चौथा सबसे पास ग्रह है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर एक चक्कर जो है कितने दिन में पूरा करता है? एक चक्कर तो 687 दिन में 687 दिन में जो है वो मंगल ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसके साथ साथ अगर अक्ष पर घूर्णन की बात करें, अक्ष पर घूर्णन यानी मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पे कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? तो वो है एक दिन। एक दिन यानी 24 घंटे। 24 घंटे। जैसे मंगल ग्रह है, मैंने बताया था कि जैसे हम पहले बताया कि हमारा जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। तो इसके 2 ग्रह हैं। वैसे जिस प्रकार हमारे पृथ्वी का एक ग्रह है, वैसे मंगल ग्रह जो है वो 2 हैं। इसके जो ग्रह हैं वो 2 हैं जैसे हमारे पृथ्वी के हैं। तो हमने देखा कि सूर्य का चक्कर जो है वो तो मंगल ग्रह जैसे जो है चौथा सूर्य के सबसे पास ग्रह है। और मंगल जो है सूरज का एक चक्कर जो है 687 दिनों में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 24 घंटे में यानी एक दिन में पूरा कर देता है। इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। इसके बाद हम समझेंगे जुपिटर को। बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे जुपिटर। तो बृहस्पति जो है पांचवा सबसे सूर्य के पास ग्रह है। अगर हम बात करें कि ये बृहस्पति जो है जुपिटर जो है वो हमारे सौरमंडल का सूर्य के सबसे पास जो 5वां ग्रह है। हम बात करें अगर इसके सूर्य के चक्कर की, चक्कर जो है वो ये लगाता है 11 साल 11 यानी सूरज का एक चक्कर जो है वो बृहस्पति 11 साल और 11 महीने में
एक चक्कर जो है सूरज का पूरा करती है। अगर हम बात करें अक्ष के घूर्णन की, अक्ष पर घूर्णन जो है वो करती है 9 घंटे 56 मिनट में। इसकी अगर सूरज से दूरी की बात करें तो इसकी दूरी है 70 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। तो बृहस्पति जो है वो 5वां सबसे बड़ा सूर्य के पास ग्रह है, और सूर्य का एक चक्कर जो है वो पूरा करता है ये 11 साल 11 महीने में। इसके साथ साथ अपनी अक्ष पर जो घूर्णन है वो 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है, और सूरज से जो दूरी है वो 77 करोड़ 83 लाख है। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य ग्रह की। जुपिटर के बाद हम जिस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे वो है शनि। शनि ग्रह जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। तो शनि जो है वो 6वां सूर्य के सबसे पास ग्रह है। इसके साथ साथ अगर हम सूरज के एक चक्कर की बात करें तो ये पूरा करता है 29 साल 5 महीने। सूर्य का एक चक्कर। सूरज का जो है एक चक्कर लगाते हैं शनि ग्रह जो है। अगर हम इसके अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो ये अपनी अक्ष पे एक चक्कर लगाता है 10 घंटे 40 मिनट। इसकी जो घूर्णन जो है वो शनि ग्रह कितने समय में पूरी करता है 10 घंटे 40 मिनट में। अगर हम इसकी सूरज से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी जो है वो इसकी वो है 1.4 अरब किलोमीटर। तो शनि ग्रह जो है वो 6वां सबसे सूरज के पास ग्रह है। ये अपना सूरज का एक चक्कर जो है 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, और अक्ष पर घूर्णन जो है वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। और सूरज से जो दूरी है इसकी 1.4 अरब किलोमीटर। अगर इसके उपग्रहों की बात करें तो शनि के जो ग्रह हैं उनकी संख्या है 53। यानी शनि ग्रह जो है और इसके बाद पहले मैंने जो पढ़ाया था अभी बृहस्पति ग्रह। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 53। बृहस्पति के भी 53 थे। और इसके बाद हम बात करते हैं अब अगले ग्रह की। शनि ग्रह के बाद हम बात करेंगे यूरेनस की। यूरेनस
इसको हम अरुण ग्रह भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में भी यूरेनस ही बोलेंगे, यूरेनस। तो यूरेनस क्या है? सातवां सबसे पास ग्रह है जो सूर्य के पास है। यूरेनस सूर्य के सबसे पास जो है ये, तो यूरेनस जो है वो सूर्य के सबसे पास सातवां ग्रह है, यानी सातवां सबसे पास ग्रह है सूर्य के यूरेनस। हम बात करें इसके सूर्य के एक चक्कर लगाने की, सूर्य का एक चक्कर लगाता है ये 84 साल। अगर अक्ष पर घूर्णन की बात करें, अक्ष पर घूर्णन करता है ये 17 घंटे 14 मिनट। सूर्य से दूरी की बात करें, इसकी दूरी सूरज से है 3 अरब किलोमीटर। तो यूरेनस जो है वो सातवां सूर्य के सबसे पास ग्रह है। सूरज का एक चक्कर जो है वो ये 84 साल में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो ये 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन में, एक चक्कर लगाने में। और सूर्य से जो दूरी है इसकी वो 3 अरब किलोमीटर है। अब इसकी बात करें, जो अंतिम ग्रह है हमारा वो है नेपच्यून। नेपच्यून ये हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। आठवां सूर्य के सबसे पास ग्रह है। ग्रह इसके साथ साथ नेपच्यून जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर जो है वो सूर्य का चक्कर 164 साल में पूरा करता है। अक्ष पर घूर्णन जो है ये 16 घंटे 7 मिनट में जो है पूरा करना है। सूर्य से दूरी की बात करें, दूरी इसकी है 4.50 अरब किलोमीटर। अगर इसके उपग्रहों की बात करें, उपग्रहों की संख्या है इसकी 13। तो यूरेनस जो है वो हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो 13 है, और 8वां ये सबसे पास ग्रह है, यानी अंतिम ग्रह है हमारे सौरमंडल का। 8वां सबसे सूर्य के पास ग्रह है।
सूर्य का एक चक्कर जो है वो ये 164 सालों में अपना पूरा करता है, और अपनी अक्ष पर घूर्णन जो है वो 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करेगा, और सूरज से जो है उसकी दूरी 4.50 अरब किलोमीटर है। तो मैंने आज 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी आप लोगों को पढ़ाया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो चीज़ें इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एक बार हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपके मुताबिक जो है मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हमारा पढ़ाना तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो हमसे जुड़ सकें और जो है पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।